Assalamualaikum my dear students. Today the topic is the happenings of 1922 to 1929. जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में देखा, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा कि किस तरह से आपने देखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, किस तरह से गांधी जी को लोगों ने जो है स्टूडेंट्स ने किस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट की हिंदू मुस्लिम यूनिटी फिर से हो गई, किस तरह से आपने देखा दे फाइट फॉर देयर स्वराज अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अब हम देखेंगे कि आफ्टर 1920 के बाद क्या क्या चीज़ें हुई 22। तो आप देख रहे हो 1922 में मैंने लास्ट लेक्चर में ज़िक्र किया है, जब गांधी जी जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वॉइस जो है वो हर शहर में हर गली में पहुंची, तो लोग जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट हर जगह हो गए। तो किसी ने आपने देखा किसी ने लिक्वर शॉप्स तोड़े, फॉरेन क्लोथ्स को बैन की। इसी तरह से अब जो नॉन वायलेंस मूवमेंट, जो ये वायलेंट मूवमेंट था जिसमें नॉन वायलेंस थी, अब ये वायलेंट की सूरत में आ गया। जैसे कि आपको मैंने बताया कि 1922 में पीजेंट्स का एक क्राउड जो था, जुलूस जो था, पुलिस स्टेशन जो है यूपी में चोरा चोरी पे उन्होंने जो है अटैक किया और वहाँ पे 22 पुलिसमैन जो है दे वर किल्ड। तो इस तरह से गांधी जी एक शौक में रहे कि ये वायलेंस हो गई, इस नॉन वायलेंस मूवमेंट था ये, तो इसमें वायलेंस आ गई। अब तो गांधी जी जो है ही विदड्रॉड दिस मूवमेंट आफ्टर 22। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये अब गांधी जी के फॉलोअर जो है इस वजह से स्ट्रेस हो गए और उन्होंने इसको वापस ले लिया इस कॉल को। तो इस तरह से नाउ गांधी जी एंड द फॉलोअर्स स्ट्रेस्ड दैट द कांग्रेस मस्ट अंडरटेक कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द रूरल एरियाज। अब गांधी जी और उसके फॉलोअर्स जैसे मोतीलाल नेहरू था, चित्तरंजन दास था, उन्होंने कहा कि अब इनको कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क करना होगा रूरल एरियाज़ में, क्योंकि गाँव में तो पीजेंट्स ने इतना हंगामा किया। अब एक कंस्ट्रक्टिव वर्क हमें करना है ताकि गवर्नमेंट को जो है उन्हें हमें अब मुंह तोड़ जवाब देना है। तो अब गवर्नमेंट भी बहुत अवेयर हो गई थी कि हिंदुस्तान के लोग डेफ नहीं है। नाउ दे आर रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट दिस ब्रिटिश रूल। तो इस तरह से गांधी जी ने जो है मोतीलाल नेहरू ने एंड चित्तरंजन दास आर्ग्यूड दैट द पार्टी शुड फाइट इलेक्शंस टू द काउंसिलर्स। उन्होंने आर्ग्यू किया कि हम काउंसिल में अब इलेक्शन जो है नहीं लड़ेंगे, क्यों दे इंटर देम इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। लेकिन अब 1920 के बाद जो गांधी जी थे उन्होंने अपना सपोर्ट जो है उनका वो एक्सटेंड किया। सिर्फ अब गांधी जी को एक ही ग्रुप या एक ही क्लास सपोर्ट नहीं करती थी, बल्कि अब पीजेंट्स हर तबके के लोग, चाहे वो पीजेंट्स हो, ट्रेडर्स हो, उन्होंने गांधी जी का साथ दिया। और ये नॉन वायलेंस मूवमेंट जो है इसने एक शक्ल ली इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने। अब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में एक नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसको हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। और 1920 में दो अहम डेवलपमेंट्स जो हुई 1920 में, जो आज आप देख रहे हो आरएस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वजूद में आई 1920 में। राष्ट्रीय समशिविक संघा हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये जो है ये डेवलप हो गई। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं हम भगत सिंह का जो है दौर, वो भी इसी ज़माने में आता है। भगत सिंह जो है इस तरह से लोग जो है इन हर जगह पे ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हो गए। जैसे कांग्रेस जो है जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रेसिडेंट बना 1920 में, तो इन्होंने डिमांड की कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इसीलिए इस नए डिकेड को जो 1930 का आ रहा है, इसमें जो 26 जनवरी जो है वो हमें इंडिपेंडेंस डे हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं 1930 को। तो इस तरह से अब ये डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है जगह जगह पे इनकलाब जिंदाबाद के नारे दिए गए। तो ये रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने जो है, जैसे कि भगत सिंह था, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और बाकी जो थे रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट्स, नाउ दे फाइट अगेंस्ट द कोलोनियल रूल। उन्होंने कहा कि अब ये सिर्फ पीजेंटों की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ एक ग्रुप की लड़ाई नहीं है। अब जो है उन्होंने जगह जगह पे जो है वो अब जो है नारे लगाने शुरू किए और एक जो ये मिलिटेंट्स थे या एक्सट्रीमिस्ट जिनको हम कहते हैं उनको
दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन जो बनी वो बनी 1928 में। 1928 में फ़िरोज़ शाह कोटला जो दिल्ली है, फ़िरोज़ शाह कोटला में, तो रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA जो है 17 दिसंबर में बनी है। तो इस तरह से 1928 में भगत सिंह आज़ाद एंड राजगुरु जो है उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई, क्योंकि उन्होंने एक अटैक किया, बॉम्ब फेंका पुलिस स्टेशन पे। कहते हैं भगत सिंह का कोई इरादा नहीं था कि इससे कोई पुलिस वाला जो है उसकी जान चली जाए, लेकिन उन्होंने इनको जो है ये याद दिलाया कि इंडियंस जो है वो अब आज़ाद होना चाहते हैं और वो भी लड़ना चाहते हैं। तो ऑन अप्रैल 1929 भगत सिंह BK दत्त थ्रू ए बम, 2 आदमियों ने लेजिस्लेटिव असम्बली पे बम्स फेंके। तो इस तरह से जो है भगत सिंह और सुखदेव जो है 2 बंदे, इनको फांसी की सज़ा दी गई, सुनाई गवर्नमेंट ने, एंड इनको फांसी की सज़ा दी गई ऑन 23 1931। भगत सिंह जो थे उनकी एज थी उस टाइम ओनली 23 ईयर्स। तो इसी दौरान जो हम ये बात कर रहे हैं, ये जो कुछ इस हिस्ट्री, हमारे हिस्ट्री में कुछ अहम मोमेंट्स है, तो इसी के बीच एक मोमेंट आता है 1920 में, जिसको हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन जो है, अगर आपने सुना होगा, बहुत से दफ़ा बहुत सी फिल्मों में इसका जिक्र किया, नेशनलिस्ट फिल्मों में। तो इस तरह से नवंबर 1927 जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने एक कमीशन लॉन्च किया, ही अपॉइंटेड कमीशन। तो उसने कमीशन जिसमें ये कहा गया कि कमीशन जो है फॉर फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया, कि हिंदुस्तान में चेंजेस लाएंगे, फर्दर चेंजेस लाएंगे फ्यूचर में, इसलिए ये कमीशन बिठाया गया। तो इस कमीशन का हेड जो था, दिस कमीशन वाज हेडेड बाय सर जॉन साइमन, जिसका नाम था सर जॉन साइमन। उसको ब्रिटेन से भेजा गया कि आप एक रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करो, तैयार करो, कि हिंदुस्तान में किस तरह से जो रूल कर रही है गवर्नमेंट, और किस तरह से जो एक्ट ऑफ 1919 जो है उस आप देखिए कि उसकी वजह से इस ब्रिटिश गवर्नमेंट पे क्या असर पड़ा, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, और उसके लिए हमें फ़र्दर रिफॉर्म्स, कौन कौन सी तब्दीलियाँ लानी है, ताकि जो इस टाइम पे हमें हिंदुस्तान के लोग जो है वो अगेंस्ट हो गए, किस तरह से इस मोमेंट को किस तरह से हम सप्रेस करें, उसके लिए कुछ मेजर्स जो है हमें लेनी होंगी, उसके लिए कुछ चेंजेस हमें जो होंगे वो करनी होंगी। तो इसलिए साइमन को जो है वो इंडिया भेजा गया। तो कांग्रेस जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ की लीडिंग पार्टी जो उस टाइम पे कांग्रेस थी, दे बाइकॉटेड दिस कमीशन। क्यों उन्होंने बाइकॉट किया? क्योंकि इस कमीशन में एज इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन, इस कमीशन में कोई इंडियन नहीं था। क्यों? हालांकि लेजिस्लेटिव असम्बलियों में अब इंडियंस को हिस्सा बराबर मिल रहा था, लेकिन किस तरह से इन्होंने बाइकॉट किया कि किस तरह से कोई इंडियन जो है इस मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं है इस कमीशन में। तो जब ये साइमन कमीशन जो है, सर जॉन साइमन, व्हेन ही अराइव्ड इन इंडिया ऑन फरवरी 1928, जब वो आया तो उसका स्वागत ब्लैक फ्लैग से किया गया, जिन ब्लैक फ्लैग्स पे ये लिखा गया था साइमन गो बैक। तो इस तरह से हर जगह पे उसका स्वागत जो है वो किया गया। उस ग्रीटिंग्स जो थी वो कंट्री वाइड हड़ताल रही, डेमोन्स्ट्रेशन हुए, स्लोगन्स ये गो बैक साइमन के दिए, नारे लगाए गए। तो कांग्रेस जो है इन ब्लैक फ्लैग से जो है इसका जो है स्वागत किया। तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन थी जो मद्रास में ज़्यादा अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर अंसारी जो थे, उनकी लीडरशिप में ये जो है साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ जो है जुलूस निकाला गया। तो अपोजिशन जो है साइमन कमीशन की, इसकी वजह से जो है जो गवर्नमेंट है वो फिर से हिल गई। तो इससे ये रिज़ल्ट हुआ कि इमर्जेंस ऑफ सर्टन रेडिकल पार्टीज़ एंड ग्रो द टेररिस्ट एक्टिविटीज़। इसकी वजह से कुछ रेडिकल जो है, जो मैंने अभी कहा, वो वजूद में आई। उनको लगा कि यहाँ पे ज़रूरत है, जैसे भगत सिंह जो है उस रेडिकल पार्टी का जो हिस्सा। तो यूथ विंग जो है, जब साइमन कमीशन जो है इसके लिए, तो यूथ विंग जो थी यहाँ की, तो वो जो है वो एरोज़ हो गई। तो इस तरह से कांग्रेस जो है, कांग्रेस लीडर सोशलिस्ट लीनिंग एरोज़ विद द फोल्ड ऑफ द कांग्रेस। तो इट वाज लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। तो सोशलिस्ट पार्टी जो है सुभाष चंद्र बोस, और एक यूथ विंग दूसरी तरह से एक हम देख रहे हैं यहाँ से भगत सिंह। इसी दौरान भगत सिंह जो है वो भी उभर आए, सुखदेव जो है वो भी। तो यहाँ से जो ये थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, वो
वो भी उभर आए। तो इस तरह से सब ने जो है ब्रिटिश को मुंह तोड़ जवाब दिया, और साइमन कमीशन जो है ये सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके बाद ये जो है हम देखेंगे दांडी मार्च हुआ। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।